नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूँ, शांति करता हूँ उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है बीना नौटियाल जी की। इन्होंने पूछा है, सिंह लग्न की कुंडली है और 12वें घर में गुरु केतु और छठे घर में चंद्रमा और राहु है, क्या ये गजकेसरी योग होगा? देखिए, मैं अपने कार्यक्रमों में सदैव इस बात के बारे में कहता रहता हूं कि योग का मतलब जोड़ होता है, संबंध बनने को ही योग कहते हैं। तो योग तो बिल्कुल है, ये गजकेसरी योग तो इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं। बल्कि एक आजकल जो चलन में है गुरु केतु का 12वें में होना, मोक्ष योग, वो भी है ये तो। लेकिन अगर देखा जाए तो अब हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि राजयोग, जैसे अब यही गुरु चंद्रमा का संबंध बन रहा है, सिंहलग्न की कुंडली है, और देखा जाए तो यहाँ पर गुरु 12वें भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं और उच्च राशि में बैठे 12वें में गुरु केतु के साथ हैं, तो यहाँ चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट तो प्रबल उच्च कोटि का गजकेसरी योग है। अब इस गजकेसरी योग का जो लाभ है, देखिए, राजयोग जब केंद्र त्रिकोण में बनता है तो वो अत्यंत श्रेष्ठ 100% लाभदायी होता है। जब त्रिकोण के अलावा त्रिक भावों में जब ये बन जाता है तो इसके प्रभाव में कमी आ जाती है। वैसे तो ज्योतिष का सर्वाधिक प्रबल ये सूत्र है कि उच्च के गुरु के साथ केतु की युति हो तो इसे मोक्ष योग कहा गया है, तो वो तो है इस कुंडली में आपके। परंतु जहाँ तक मैं कहूँगा कि ये गजकेसरी योग है, अब आप इस योग का धर्म के रूप में इस्तेमाल करिए, धार्मिक कृत्यों में इस्तेमाल करिए, तो निसंदेह मोक्ष के रास्ते अवश्य खुलेंगे। और मैं एक और बात बता दूं कि मोक्ष का एकमात्र अर्थ है जीते जी मृत्यु को जानना, ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए। गुरु यहाँ पर बैठकर मोक्ष कारक केतु के साथ युति बनाकर उच्च राशि में षष्ठ और अष्टम दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये जो गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ रहस्य है मृत्यु, उसी को जान लेना ही मोक्ष है। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम पर, तो अगर आप प्रयत्न करें तो ये लाभ आपको मिल जाएगा, जो गजकेसरी से भी ज़्यादा बड़ा लाभ है। या यूं कहें कि गजकेसरी जैसे राजयोग से उस गजकेसरी का लाभ अगर आप इस रूप में लें कि आपको मोक्ष का ज्ञान हो जाए, मृत्यु का ज्ञान हो जाए, तो मैं समझता हूं ये ज़्यादा बेहतर गजकेसरी योग का लाभ होगा। बाकी गजकेसरी योग तो है ही। अब यहाँ ये नहीं कहेंगे कि चंद्र राहु की युति है कुंडली के षष्ठ में तो मानसिक अशांति और परेशानी का ये कारण नहीं बनेगा, वो भी बनेगा। किशन पायल ये पूछ रहे हैं कि सिंह लग्न में पंचम में सूर्य गुरु मंगल की युति है और मंगल गुरु अस्त हैं, तो क्या ये पूर्ण केंद्र त्रिकोण योग होगा? इसका फल और उपाय बताइए। जब योग है तो उसका उपाय मैं क्यों बताऊं और क्या बताऊं, लेकिन हाँ, जहां तक बात रही योग की, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि सिंह लग्न और लग्नेश पंचम में बैठे हैं तो ये केंद्र त्रिकोण योग तो हुआ ही। मंगल की भी बात करें तो वो चतुर्थपति बन करके पंचम में बैठे हैं, ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। अस्त होने से यहाँ कोई दिक्कत नहीं, गुरु स्वगृही तो खैर हैं ही। तो मुझे लगता है कि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है, प्रभावी है। सूर्य को बल देते रहिए, तो सूर्य के बल से ही बाकी के ग्रह अपना प्रभाव देंगे, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मान लिया जाए सूर्य मंगल की युति की चर्चा मैंने की थी, तो सूर्य मंगल की युति में ज़्यादातर मामलों में तो मंगल तो अस्त ही दिखाई पड़ेंगे, सूर्य गुरु की युति में ज़्यादातर मामलों में गुरु अस्त ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ग्रह बिल्कुल प्रभावविहीन हो गए हैं। इनका जो प्रभाव है वो सूर्य की रश्मियों से जुड़ करके ही जातक को प्राप्त हो रहा है। तो ये योग है और इसका प्रभाव मिल रहा है, इसके लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनेगा ये। चाहे गुरु सूर्य की युति से शिक्षक योग कहें, गुरु मंगल की युति से गुरु और मंगल की युति की बात करें तो गुरु मंगल योग अत्यंत श्रेष्ठ, सूर्य मंगल की युति सूर्य मंगल योग अत्यंत श्रेष्ठ, ये सारे योग अत्यंत श्रेष्ठ ही हैं। जया जोशी जी हैं, ये पूछ रही हैं कि मेष राशि धनु लग्न, शनि चतुर्थ भाव में है और मृत अवस्था में, गुरु 15 डिग्री की 5वीं दृष्टि, गोचर में शनि तीसरे भाव में, नौमांस में 12वें भाव में, शुक्र के साथ कर्क राशि में, ये शनि कैसा फल देंगे? क्या शनि को बल दिया जाए?
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चतुर्थ भाव में, हालांकि गोचर की आपने जो चर्चा की है कि गोचर में शनि तीसरे भाव में, अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि आप लग्न से गोचर को देख रहे हैं। आमतौर पर मैं गोचर राशि से बताता हूं, आपने लग्न से लिखा है, क्योंकि गोचर में शनि तीसरे भाव का मतलब है कुंभ राशि की तरफ आप इशारा अगर कर रही हैं तो अभी हालांकि गए नहीं तो मकर में ही हैं, कुंभ में तो पहुंचे नहीं हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि मेष राशि की अगर हम बात करें तो, और धनु लग्न की, यहाँ पर शनिदेव ऑलरेडी चतुर्थ भाव में बैठ करके वो कारक, क्षेत्र के कारक हैं, और चतुर्थ भाव में बैठ करके भूमि भवन वाहन प्रदायक बनते ही हैं। अब यहाँ शनिदेव ऑलरेडी आपकी कुंडली में डिग्री वाइज थोड़े कमजोर है, गुरु की दृष्टि से जो थोड़ी बहुत कमी वो उत्पन्न करते हैं, क्योंकि केंद्र में बैठे गुरु क्या करते हैं, हर कार्य को डिले कर देते हैं, हर कार्य देरी से होने लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी आपको कहूँगा कि आप शनिदेव को बल देने के लिए कोई रत्न इत्यादि धारण करिए या कुछ भी करिए। मुझे तो लगता है कि आप इस कुंडली में गुरु को ही बल दीजिए, बाकी के मंगल, सूर्य, इन ग्रहों को बल दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। शनिदेव जैसी स्थिति में है उनको यथावत छोड़ दीजिए, क्योंकि चौथे का शनि कहीं ना कहीं कलह का भी तो वातावरण बनाता है, घर से दूर भी तो कर देता है। तो अगर सब कुछ शांति से चल रहा है तो शनिदेव को कुछ करने की जरूरत नहीं। शनिदेव जैसी स्थिति में है वैसे रहने दीजिए, हनुमान जी की आराधना। और जो नीचे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, अगर आप ऊंचे पद पर हों तब, या कहीं भी, हर जगह तो नीचे काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। मैंने बताया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा व्यक्ति ढूंढें। एक ऑटो चलाने वाला है, वो अपना जीविकोपार्जन इसी से कराता है, तो हम उससे 2 रुपये और 5 रुपये जो कम करा करके उसको परेशान करते हैं। हर किसी के पास कार नहीं है, तो जो जैसी स्थिति में है तो हम उसको जो परेशानी देते हैं उसकी जगह उसकी मेहनताना उसको दे दें, रिक्शा चलाने वाले को उसका मेहनताना दे दें, तो ये भी एक तरह से हमारा उसका सहयोग ही है। हम अगर उसको सही दाम दे दें उसका, तो यही कम नहीं होगा, यह भी अपने आप में पर्याप्त सहयोग उसके लिए हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, राजा बेदी, इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न में 11वें भाव में, कन्या लग्न में 11वें भाव में केतु, 12 डिग्री पर शुक्र और 16 डिग्री पर गुरु। कन्या लग्न 11वें भाव में, अच्छा ठीक है, कन्या लग्न और 11वें भाव में केतु हैं 12 अंश पर, शुक्र हैं 16 अंश पर और गुरु हैं 7 अंश पर। 12वें भाव में बुध 29 अंश पर, सूर्य 5 अंश पर और चंद्रमा 24 अंश पर। शादी के बाद धन की स्थिति कैसी रहेगी? कन्या लग्न और 11वें भाव में केतु, शुक्र और गुरु। तो कन्या लग्न की कुंडली में धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और वो जाकर के यदि लाभ भाव में बैठे हैं तो महाधनी योग है। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र यदि लाभ भाव में हो तो जातक का विवाहोपरांत ही भाग्योदय होता है, और विवाह के उपरांत ही उसके जीवन काल में श्रेष्ठ धन की स्थिति बनती है। तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति आपने बताई, इसका मतलब है कि ये धन प्रदायक और ये बहुत अच्छा योग माना जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है बीके गोसाई। इन्होंने पूछा है कि लोग बुध को नपुंसक ग्रह बताते हैं, क्या सप्तम में अथवा लग्न में बैठा बुध नपुंसकता लाता है? अगर बुध अष्टमेश होकर सप्तम में बैठ जाए तो नपुंसकता पैदा करता है, पर मैंने बहुत की कुंडली में देखा तो ऐसा नहीं लगा। देखिए, इस विषय पर क्या हम चर्चा करें, समझने की आवश्यकता है। पहले तो ये जानिए कि बुध नपुंसक क्यों है। क्योंकि बुध बालक है। नपुंसक का अर्थ यहां बुध के लिए क्यों है? क्योंकि वो बालक है। शनिदेव को भी नपुंसक ग्रह कहा गया है, तो शनिदेव नपुंसक क्यों? क्योंकि वो वृद्ध है, और कोई इसका ज्यादा मतलब नहीं। एक दूसरा, बुध सप्तम भाव में वैसे दाम्पत्य को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दे ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता। मैंने बताया था, एक सूत्र दिया था ना कि प्रथमे ही वर्षे स्त्री त्यागमाहु। बुध अगर सप्तम में सप्तमेश बन करके बैठ जाए और बुध की दशा हो तो दाम्पत्य जीवन में, अगर वो अकारक स्थिति में हो तो दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करता है, पापक ग्रहों से दृष्ट होने पर। बुध मंगल के साथ संबंध बनाए, बुध रोगेश के साथ संबंध बनाए, बुध रोग भाव में रोगेश के साथ युति बना करके बैठे, बुध रोगेश के साथ लग्न में जाकर के बैठ जाए, तब नपुंसकता लाता है। अब सप्तम में बुध को बहुत खराब ऐसे नहीं कहा गया है कि नहीं, ये दाम्पत्य जीवन में खराबी ला देता है, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है। यहां बुध के होने से नपुंसकता वाली कोई बात आती नहीं है।
यहां पर शुक्र और गुरु, स्त्री की कुंडली में गुरु और पुरुष की कुंडली में शुक्र ज्यादा नुकसान करते हैं, जबकि बुध से यहां कोई लेना देना नहीं। अगर ये बुध, चूंकि सप्तम भाव क्या है, मारक भाव भी है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट इस स्थिति में हो, तब नपुंसकता की स्थिति अवश्य ला सकता है। लेकिन बाकी के मामलों में नपुंसकता जैसी बात तो यहां क्यों लाएगा वो? तो समझने की बात है ये। ज्योतिविष्ट हैं, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न में पराक्रम में चंद्र व केतु युति में तथा भाग्य में राहु हैं और सारे ग्रह इनके मध्य हैं, तो क्या ये पूर्णकाल सर्प योग है? ज्योति जी, इतने बार अब कार्यक्रम बना चुका हूं कि अब ये प्रश्न कोई मुझसे पूछे तो मैं इसमें क्या जवाब दूं। बाकायदा एक नहीं कई अब वीडियो बनाऊंगा तो फिर ये कहने वाली बात हो जाएगी कि फिर केवल और केवल व्यूज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूं कि जो लोग कहते हैं काल सर्प बनता कैसे है, राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह हों तो काल सर्प बनता है। आंशिक जैसा कोई मतलब होता ही नहीं है। मतलब सिर्फ है राहु केतु के मध्य सारे ग्रह तो काल सर्प योग। तो जब चंद्रमा केतु के साथ है तो काल सर्प कैसे बनाइए, सवाल ही नहीं उठता है। किसी भी कुंडली में काल सर्प, अभी गोचर में मैं बताया था ना, गोचर में वो स्थिति बनी हुई थी, राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ गए थे, तो सारे ग्रह मध्य आने चाहिए। कोई भी ग्रह राहु के साथ, कोई भी ग्रह केतु के साथ होगा तो वो काल सर्प नहीं होगा। यहां ये अलग बात है कि चंद्रमा केतु के साथ है तो मानसिक अशांति, मैंने बताया था कि चंद्र केतु की युति हो तो जातक खुद से ही इतनी बातें करता है, उसका मन लगातार बेचैन अशांत, कल्पनाएं वो बेतुकी कल्पनाएं करता है, बेतुकी। मैंने यहाँ तक बताया था कि एक आम आदमी रात्रि में सोते हुए जब सो जाता है और जब बाथरूम के लिए कभी उठा तो उसके दिमाग शांत ही हो शायद, लेकिन जिसकी कुंडली में चंद्र केतु की युति हो, उस समय सो के उठने के बाद भी उसके मन में चर्चा जारी है, मन उसका बहुत अशांत होता है। लेकिन ये कालसर्प कतई नहीं है। और जिन लोगों की भी कुंडली में है राहु केतु के मध्य को ही कालसर्प समझिए, बाकी कालसर्प नहीं है। ये तो सेविंग प्लैनेट बन जाता है जो ग्रह से बाहर होता है, जिसको आप आंशिक कहते हैं, और ये तो है ही नहीं। तो युति आ गई है, चंद्र केतु युति है तो नहीं है। कृतिका पांडे, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली वक्री गुरु चौथे भाव में, सूर्य लाभ भाव में, लग्नेश 12वें में, गुरु का वक्रत्व कैसा प्रभाव देगा, गुरु की महादशा कैसी होगी? तो वृषभ लग्न की कुंडली के चौथे भाव में देखा जाए तो सिंह राशि होती है। तो सिंह राशि में गुरु का वक्रत्व अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न में कारक तो नहीं है, कहीं ना कहीं गुरु को इस लग्न में अकारक की संज्ञा दी गई है। अब अकारक ग्रह जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा है, लेकिन यहां गौर करने योग्य बात है कि काल पुरुष की कुंडली में वृषभ चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है, जहां की गुरु उच्च के समान फल देने वाले बनते हैं। अब वृषभ लग्न के सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह होकर के गुरु जाकर के चतुर्थ में बैठे हैं तो कुछ परेशानी तो वो लाएंगे ही, क्योंकि मारक जाकर के जहां बैठेगा उस भाव में परेशानी तो लाएगा। लेकिन चूंकि एक और सूत्र इस पर लागू हो रहा है कि गुरु वक्र अवस्था में सिंह राशि में है और कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है, फलस्वरूप उच्च के समान फल दे रहे हैं। अतः ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये केवल और केवल कष्ट देंगे। ये सत्य है कि गुरु की जब दशा होगी तो ये मारकेस ही कहलाएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मारकेस ही कहलाएगा ये। लेकिन ये मारकेस मारक हो जाए ऐसा नहीं कह सकते। संभव है कि माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी लाए, घर में कलह का भी वातावरण बनाए, लेकिन इसके बावजूद ये भूमि भवन वाहन कार्यक्षेत्र इत्यादि में हर जगह सपोर्ट भी करेगा, बल्कि व्यय भी अगर हो रहा हो तो उस व्यय पर नियंत्रण रखवाएगा, गलत जगह पर व्यय होने से बचाएगा। तो मैं कुछ मामलों में इसको ठीक ही समझता हूँ। ये अलग बात है कि वृषभ लग्न में सर्वाधिक कारक स्थिति में तो है नहीं, और उच्च राशि में जाकर के चतुर्थ भाव में बैठ करके सिंह राशि में वक्र अवस्था में हुए हैं तो प्रभाव में भी थोड़ी कमी तो आएगी। पर फिर भी मैं मानता हूं कि वहां कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि है, इसलिए रिजल्ट इतना तो मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डरने जैसा कुछ नहीं है। उदयराज जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि धनुलग्न और मेष राशि, राहु की महादशा में अष्टमेश चंद्रमा की अंतरदशा और उसी वक्त 7:30 की शुरुआत, धनुलग्न और मेष राशि, शनि तृतीय चंद्रमा के मद्रुम दोष से ग्रस्त, क्या यह समय आखिरी समय होगा? धनुलग्न और मेष राशि, तो मेष राशि को तो अभी 7:30 नहीं लग रही, मुझे लगता है कि आप आने वाली 7:30 की बात कर रहे हैं कि मीन के बाद जब लगेगी। अच्छी बात है। राहु की महादशा में अष्टमेश चंद्रमा की अंतरदशा और उसी वक्त 7:30 की शुरुआत। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता है,
ये समझने की बात है कि अष्टम का दोष नहीं होता है तो इसका मतलब अष्टमेश चंद्रमा और सूर्य जब होंगे तो वो क्या मार्केस नहीं बनेंगे? बनेंगे, जरूर बनेंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा तर्क और तथ्य है, उसे ध्यान ध्यान से समझिए। मार्केस ग्रहों की गणना में शनिदेव सर्वाधिक ऊपरी लेवल पर खड़े हैं। शनिदेव अगर मार्केस बनते हैं और उनका समय शुरू होता है, यानी मार्केस बनकर के उनकी दशा आती है, तो वो प्रबल मारक बन जाते हैं और स्थिति ऐसी या गंभीर कुछ और बनने पर जान ले ही लेते हैं। लेकिन बाकी के ग्रह जब मार्केस बनते हैं तो वो उतना नुकसान नहीं करते। अब ये चंद्रमा जब मार्केस है तो ये अगर बालक की कुंडली होती, बच्चे की कुंडली, और उस दौरान ये स्थिति उत्पन्न हो तो विशेष, और वो भी अगर 8 वर्ष के भीतर है, तब ये गंभीर बात होगी, तब ये अरिष्ट हो जाएगा उसके लिए, और ये प्रबल अरिष्ट का काम करेगा। बाकी उम्र में चंद्रमा का जो प्रभाव है वो इस कदर नहीं है कि जानलेवा सिद्ध हो, मानसिक अशांति और परेशानी ऑलरेडी राहु की दशा देंगे। यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली में जब भी राहु की दशा चलेगी, मेष राशि है, तो मानसिक अशांति परेशानी होनी ही होनी है। 7.5 का आ जाना भी कष्टदायी और परेशानियों की ही सूचना को दे रहा है। अब बात आती है चंद्रमा का के मध्य में होना। ठीक है, शिव जी की आराधना करिए, भोलेनाथ के ऊपर दूध जाकर के अर्पित करिए सोमवार के सोमवार, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए, राहत इससे मिलेगा। बाकी अंत तो खैर नहीं है, इससे तो अंत नहीं माना जाएगा। बाकी जो भी हो, परमात्मा की शरण में रहिए। नीता सोदागर जी हैं, ये पूछ रही हैं कि वृषभ लग्न में लग्नेश का 11वें भाव में बुध, राहु और सूर्य के साथ बैठने से बुध का नीचता भंग हो जाएगा। अच्छा, ये बुध के नीचत्व की बात पूछ रहे हैं। देखिए, वृषभ लग्न में लाभ भाव में मीन राशि होती है, तो मीन राशि में शुक्र का होना उच्च राशि का हो गए। अब बुध का जो स्वभाव है, चंद्रमा पक्षबल से शुभ ग्रह पाप ग्रह बनते हैं और बुध संगति से शुभ ग्रह पाप ग्रह बनते हैं। अकेले बुध शुभ ग्रह हैं, संगति में आने से पाप ग्रह अथवा शुभ ग्रह बनते हैं। तो ये संगति से अपना स्वभाव और प्रभाव बदलते हैं, यानी पाप ग्रह के साथ आए तो पाप ग्रह के समान स्वरूप। कारण क्योंकि ये बालक है, तो बालक का स्वभाव कैसा होता है? वो जिसकी संगति में आता है वैसा ही बन जाता है। अब सीधी सी बात है कि उच्च ग्रह की संगति में आने से कहीं ना कहीं उसके नीचत्व में कमी तो आ ही जाएगी। फिर लाभ भाव में बुध सूर्य की युति को अतिविशिष्ट कारक मैंने बताया था। यहाँ ये जो सूत्र आपने पूछा है मुझसे, प्रश्न पूछा, इसमें भले गुरु की स्थिति को जरूर देखिए कि गुरु की क्या स्थिति है, क्योंकि लाभ भाव में नीच का बैठा ग्रह भी लाभ में कोई कमी नहीं लाता, परंतु गुरु की स्थिति को अगर हम जान लें तो हम ये जरूर क्योंकि बुध का नीचत्व क्या दर्शाता है, बुध लाभ भाव में, क्योंकि लाभ भाव क्या है, जन्म कुंडली का लाभ भाव जो है अकारक भाव है। क्यों? क्योंकि वो छठे से छठा होता है। तो बुध लाभ भाव में नीच राशि में बैठ करके भी लाभ में कोई कमी नहीं लाएंगे। हमें यह देखना है कि बुध अगर नीच अवस्था में ही पड़े रह जा रहे हैं या पीड़ित रह रहे हैं या अंशात्मक उनमें दोनों में दूरी है, जैसे मान लीजिए शुक्र बुध हैं परंतु 12 अंश से ऊपर शुक्र हैं और बुध भी पीछे हैं, तो उस अवस्था में कोई प्रभाव खासा नहीं पड़ेगा। तो ये देखना है कि गुरु की स्थिति क्या है। अगर गुरु की स्थिति ठीक है तो फिर बुध से कोई चिंता नहीं तो फिर कई बार ऐसे लोगों को त्वचाजन्य रोग, फिर और भी कई तरह की परेशानी, वाणी दोष, कई तरह की दिक्कतें आने लगेंगी, क्योंकि बुध के और भी तो प्रभाव हैं। तो ये देखना होगा। तो गुरु की स्थिति पर एक बार नजर अवश्य डालिए। ये तिलक शर्मा ये पूछ रहे हैं कि धनु लग्न की कुंडली में सूर्य बुध तृतीय भाव में, बुध 20 डिग्री एवं सूर्य 7 डिग्री पर हैं। अब सवाल ये है कि बुध की महादशा क्या शनि की महादशा से अच्छा फल दे पाएगी? देवगुरु 3 डिग्री, राहु 17 डिग्री के साथ चौथे स्थान में है, चांडाल योग मान्य है या नहीं? बिल्कुल चांडाल योग तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देवगुरु 3 डिग्री पर है और 17 अंश पर, ये काफ़ी लंबी दूरी है इनके बीच, तो ये मान्य तो नहीं है चांडाल योग। अब बारी आती है कि धनु लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी बन जाते हैं शनिदेव, और आप कह रहे हैं कि शनिदेव की महादशा से बुध की महादशा। शनिदेव द्वितीय भाव मारक भाव और बुध भी तो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, फलस्वरूप अकारक अथवा मारक ही कहे जाएंगे, मारक भाव है दोनों। फलस्वरूप मारक भाव के स्वामी होने से बुध भी शनि से कोई बहुत श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि शनि का मार्केश और बुध के मार्केश में अंतर यह है कि शनि जब मार्कत्व देते हैं तो बहुत प्रबल मार्केश बनते हैं, जबकि बुध वैसा ग्रह नहीं है कि प्रबल मार्केश बने, तो थोड़ी बहुत परेशानी हो। लेकिन फिर भी ये पराक्रम भाव में, जैसा कि आप बता रहे हैं, तृतीय में जाकर के बैठे हैं, तो मैं समझता हूं कि शनि की अपेक्षा बुध की दशा काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। जैमिनी शाह हैं, इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न और मकर राशि, चंद्रमा प्रथम भाव में, अष्टम भाव में गुरु और बुध की युति, मंगल और सूर्य की युति सप्तम भाव में, उसमें मंगल 29 डिग्री और अस्त और मंगल अष्टम भाव का फल दे रहे हैं, तो मंगल आय के मामले में कैसा फल देंगे? मकर लग्न और मकर राशि। देखिए, सीधी सी बात है कि सप्तम में बैठे आपके जो चंद्रमा मंगल हैं वो नीच राशि में है। हालांकि आपका ये कहना है कि लग्नगत चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, फलस्वरूप नीचत्व तो भंग है। अब मंगल चूंकि कर्क राशि में बैठे और फल दे रहे हैं अष्टम का, अब देखा जाए तो लाभेश
होने के कारण सप्तम में बैठकर अष्टम में फल दे रहे हैं। हालांकि डिग्री से तो बेहद कमजोर ही हैं, 29 डिग्री बाल अवस्था के हैं, ये हैं तो बेहद कमजोर। तो लाभ में तो थोड़ी कमी ही रहेगी, या फिर ये कहें कि आकस्मिकता बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब एक समरसता नहीं रहेगी, एक समान लाभ की स्थिति न होकर के अप एंड डाउन की स्थिति उसमें रहने वाली। पर फिर भी है ये ठीक ही, मैं इसको इतना तो कहूँगा कि ठीक ठाक प्रभाव देने वाला है, बहुत अच्छा नहीं। या यूं कह सकते हैं आप कि लाभ के दृष्टिकोण से थोड़ी कमी ही रहेगी इसमें। अमिता द्विवेदी हैं, ये पूछ रही हैं कि तुला लग्न में बुध लाभ भाव में है, सूर्य दशम भाव में, राहु 12वें में, बुध पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो क्या लाभ भाव पाप कर्तरी योग में होगा? जी, भाव की अगर बात करें तो बिल्कुल पाप कर्तरी योग में है, लेकिन याद रखिएगा कि ग्रहों में सूर्य मंगल सर्वाधिक क्रम से, मैंने बताया था ना कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, उसके बाद सूर्य, इसी क्रम से आगे बढ़ते चले जाइए तो राहु सर्वाधिक पाप ग्रह है। तो पाप मध्यत्व में है, लेकिन ये कोई बहुत बड़े नुकसान की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और गुरु की दृष्टि तो पड़ी रही है लाभ भावगत, तो ऐसी कोई चिंता नहीं। हो सकता है अस्थिरता या कई बार अनबैलेंस वाली स्थिति आ जाए, लेकिन ये कोई बहुत नुकसान की बात नहीं है। सुराज देवी शर्मा ये पूछ रही हैं कि मेष लग्न और वहां पर एक ही लिखा है, 2 में केतु, 5 में बृहस्पति, 8 में शनि, राहु 9 में, मंगल 11, सूर्य बुध चंद्र लग्न, सूर्य बुध चंद्र और लग्न में शुक्र। जिसको अपना समझूं वही लात मारता है, जिसका मान करें वही अपमान करता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे बस सामान्य सा तर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं। आपका लग्न मेष है और द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ कौन बन जाते हैं? तो शुक्र। वो शुक्र कहाँ पर बैठे हैं? तो आपके व्यक्तित्व में ही बैठे हैं। तो शुक्र का आपके व्यक्तित्व में बैठना निसंदेह आपके व्यक्तित्व को तो बहुत अच्छा बनाया, और आप सबके लिए अच्छा ही सोचती होंगी, तो ये कोई बुराई नहीं है। अच्छा सोचना और अच्छा सोच करके सामने वाले को अच्छा ज्ञान देना। इस दुनिया में लोग ज्ञान बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो और क्या, मत ही दीजिए ज्ञान। और क्या, जहाँ ज्ञान दीजिएगा वहाँ एक समस्या सबसे ज़्यादा खड़ी है। अभी मुझे को लोग कह देते हैं कि आप ज्योतिषी हैं, ज्योतिष का काम करिए, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक ही कहते हैं लोग, वो अपना काम ठीक ही कह करके करते हैं। ज्ञान जब आप लोगों को देंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है। अभी कई बार आप मेरे कमेंट पढ़िए तो हाँ, लोग लिखेंगे कि शास्त्री जी आप ज्योतिष की ही बात किया करिए, बेफिजूल की बातें आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ज्ञान की बातें नहीं चाहिए आपसे। ठीक ही कहते हैं वो। तो वही बात है, ज्ञान कम दीजिए तो लोग नहीं कुछ करेंगे। आस्था वर्मा है, ये पूछ रही हैं कि तुला लग्न में शुक्र एकादश भाव में गुरु के साथ 6 डिग्री पर, गुरु 22 डिग्री पर और शुक्र की महादशा, कैसा फल? तो तुला लग्न में शुक्र 11 एकादश भाव में गुरु के साथ 6 डिग्री पर भी हैं, तो अच्छी स्थिति है। सिंह राशि में निसंदेह शुक्र की महादशा बहुत अच्छा फल देने वाली होगी। रेखा मलिक हैं, ये पूछ रही हैं कि मेष लग्न में गुरु 10वें घर में नीच राशि मकर में है और शनि 12वें घर में गुरु की राशि में मीन में है, तो क्या पुखराज पहन सकते हैं? आमतौर पर देखें तो पहन सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से देखें तो मकर काल पुरुष की कुंडली है और यहाँ गुरु नीच राशि में, भले नीचत्व भंग है परिवर्तन के कारण, फिर भी मैं सलाह दूंगा कि क्या जरूरत है। हालांकि एक बार फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक टोपाज पहन करके ट्राई करके देख लीजिए। अगर कोई विशेष नुकसान ना हो, व्यर्थ का व्यय ना हो, स्वास्थ्य में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी ना आए, क्रेडिट मान सम्मान में कमी ना आए, तो आप फिर एक बार विचार कर सकती हैं पुखराज पहनने का। तो एक बार ट्राई करके देखिए। वैसे मैं सलाह नहीं देता कभी भी ऐसे रत्न धारण करने की। मेघा शर्मा हैं, ये पूछ रही हैं कि तुला लग्न की कुंडली में 8वें भाव में शुक्र मंगल और शनि की युति है, 6ठे भाव में बुध गुरु, तीसरे भाव में, क्या स्वास्थ्य में परेशानी होगी? तुला लग्न की कुंडली में 8वें भाव में शुक्र मंगल शनि की युति और 6ठे भाव में बुध गुरु, तीसरे भाव में, क्या स्वास्थ्य में परेशानी होगी? देखिए, लग्नेश का अष्टमस्थ होना उससे भी ज़्यादा, हालांकि अष्टम का यहाँ दोष नहीं लगेगा शुक्र को, लेकिन विचारणीय तथ्य ये है कि मंगल शनि की युति है और मंगल शनि की युति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में ऑपरेशन, दुर्घटना का की सूचना ये दे देता है। जीवन काल में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत को ये दर्शाता है। तो हाँ, ये स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियों को दर्शा तो अवश्य रहा है। और ये रानी है, ये पूछ रही हैं कि यदि सूर्य स्वराशि का वर्गोत्तम हो और षडबल में सबसे बली हो किंतु पाप कर्तरी योग से ग्रसित हो, तो क्या वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएगा? यदि सूर्य स्वराशि का वर्गोत्तम हो और षडबल में सबसे बली हो किंतु पाप कर्तरी योग से ग्रसित हो, ठीक है, पाप कर्तरी योग के चलते उसके प्रभाव में कुछ मामूली कमी तो आ जाएगी क्योंकि भाव घिरा हुआ है। लेकिन सूर्य के पास अगर बल है तो वो भाव, असल में सूर्य से ज़्यादा ये देखिए कि वो जिस भाव को पाप कर्तरी योग लगा है, वो भाव कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा कमजोर पड़ेगा। लेकिन सूर्य अपना चूंकि वर्गोत्तमी है तो ऐसा नहीं कि सूर्य का रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब षडबल में बली है तो अपना रिजल्ट करेंगे ही करेंगे।
शुभम कुमार सिंह जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली और देवगुरु लग्न में बैठे हैं वक्री होकर के, और उन पर छठे भाव में बैठे मंगल की दृष्टि पड़ रही है और सातवें भाव में बैठे शुक्र और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या आप पुखराज पहन सकते हैं? कुंभ लग्न में देवगुरु द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, फलस्वरूप मारक हुए, तो उनके रत्न की क्या आवश्यकता है? हालांकि वो लाभेश भी बनते हैं, तो लाभ भाव भी कैसा हुआ, छठे से छठा, सो देवगुरु के रत्न की आवश्यकता नहीं है। सौरभ जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि यदि लग्न कुंडली में दसम भाव में भाव बेहद कमजोर किंतु चंद्र कुंडली में बेहद मजबूत और सूर्य कुंडली में दसम भाव का स्वामी शुक्र गुरु और केतु के साथ द्वितीय भाव में नीच राशि में बैठा हो, तो क्या दसम भाव बेहद कमजोर हुआ? अगर आप अपने सुदर्शन चक्र की बात करें तो यहाँ पर आपने दो पार्टों में दसम भाव को कमजोर बताया और एक पार्ट में दसम भाव को मजबूत बताया है। अब आप इसी से कर लीजिए कि 100 में से ये लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 40% या हाँ 40%, 35 से 37 के बीच का ही मान के चलिए, 40 भी मत मानिए, 35-37% लाभप्रद है, बाकी थोड़ा कमजोर हुआ क्योंकि दो पार्टों में कमजोर हुआ है। वैशाली जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि कुंभ लग्न में नवम भाव में शुक्र 19 और मंगल 18 डिग्री दोनों स्वाति नक्षत्र में है, क्या यह धर्म कर्माधिपति योग है? जी हाँ बिल्कुल है। या फिर यह चारित्रिक पतनता? देखिए, धर्म करने वाले चारित्रिक रूप से कमजोर हो जाएं, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, संभव है। और नवमांश में शुक्र उच्च के मंगल से युक्त, मैंने बताया था कि नवमांश में शुक्र मंगल की युति हो तो ये जीवन में बदनामी की स्थिति अवश्य उत्पन्न करता है। तो धर्मकर्माधिपति योग है, धर्मकर्माधिपति योग में कहीं कोई संशय नहीं। पंकज राठौर का प्रश्न है कि कन्या लग्न राशि में भाग्य भाव पर शनि मंगल राहु की दृष्टि हो तो क्या भाग्य कम होगा? भाग्य भाव पर केवल पापक ग्रहों की दृष्टि का पड़ना भले ही वो उस लग्न में कारक हों, भाग्य को थोड़ा कमजोर करता है, अर्थात धर्म से च्युत करता है। तो थोड़ी कमी तो आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाग्यहीन जातक हो जाएगा। भाग्य के मामले में थोड़ा प्रभाव जो है संघर्ष से और मध्यम धीमी गति से मिलता है। और पंकज मलिक का प्रश्न है कि आपने एक वीडियो में कहा कि शनि की दृष्टि यदि सूर्य पर हो तो जातक राजा के समान जीवन जीता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी तुला लग्न में चतुर्थ में शनि 1 डिग्री पर, साथ में गुरु है, और दसम में सूर्य 21 डिग्री पर, साथ में बुध भी है। तो सर अब क्या आप चाहते हैं, कैसे राजा के समान जीना चाहते हैं? मुकुट नहीं मिल पा रहा है, मिलेगा, कोई बात नहीं। आपके जो शनि हैं वो असल में मकर राशि में बैठे हैं और मृत अवस्था में हैं। मैंने एक और पॉइंट कहा था कि जन्म कुंडली में अगर शनि वृषभ में, मकर में अथवा कन्या में बैठे हों तो ये जन्म छोड़िए, पिछले जन्म में भी जीवन साथी, संतान, मैंने समझ लीजिए कि पिछले जन्म में भी दुखी मिला था, यहाँ भी मिलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन राजयोग का मतलब हमेशा मुकुट लगाना नहीं होता, राजयोग का मतलब होता है शांति में जीवन कुछ हो। हालांकि यहाँ तो शनि उदासीन कर देंगे। खैर, प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ जिनके प्रश्नों को मैंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। पुनः मुलाकात होगी अगले किसी कार्यक्रम में ज्योतिष जिज्ञासा को लेकर के भी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।